हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय से पर। गाइस, फंडामेंटल इंग्लिश का पार्ट 2 मैं लेके आ गया हूँ। पार्ट 1 में बहुत शानदार आपने कॉन्सेप्ट देखे, किस तरह से नाउन का यूज होता है। नाउन पढ़ाने से पहले मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में नाउन का यूज क्या होता है, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड हम अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। मैंने आपको बताया किस तरह से नाउन और प्रेपोजिशन का रोल होता है। मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब आता नहीं। ये सारी चीजें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई है। एक चीज और मैं बता दूं, आप लोग नोट्स जरूर बनाए गाइस, नोट्स स्टार्टिंग से जरूर बनाएं, क्योंकि ये सीरीज, ये पूरा जो ग्रामर का बैच चल रहा है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। एक माइंड में इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके क्रिएट हो जाएगा कि फिर आप कोई भी प्रैक्टिस बुक प्रेफर करते हो, इंग्लिश में कोई भी प्रैक्टिस बुक पढ़ते हो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट तो प्रीवियस वीडियो में नाउन का यूज मैंने बताया था। आर्टिकल का नाउन से क्या रिलेशन है भाई? आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, ए का यूज, एन का यूज, दा का यूज, बट उसके पहले मैंने आपको बताया था इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ाए ही क्यों जाते हैं, ये भी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बेसिक पार्ट 1 में डिस्कस की थी। तो चलिए आज पार्ट 2 में लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। पार्ट 2 में भी काफी इंपॉर्टेंट हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले बेसिक फाउंडेशन मजबूत होना गाइस बहुत जरूरी है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एनडीए, व्हाटएवर, मतलब टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बैच मैंने कुछ ऐसा सोच के बनाया है कि इसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये नहीं किसी चैप्टर को उठा के डायरेक्ट पढ़ाने लगे, नहीं, पहले आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए, बेसिक पार्ट 1 जब मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक पार्ट 1 में क्या क्या मैं क्लियर कर चुका हूं। नाउन का नाउन से रिलेशन गाइस मैं क्लियर कर चुका हूं। आर्टिकल का नाउन से क्या रिलेशन होता है ये भी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, कि आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन, ये सारी चीजें ही बताई गई हैं। राइट, प्रोनाउन का नाउन से क्या रिलेशन होता है, कि प्रोनाउन जस्ट नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है अगर नाउन ना हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी नॉवेल आप ही से या आई से स्टार्ट करें और मी या हिम पे खत्म कर दें, तो उस नॉवेल की आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगी जब तक उसका नाउन क्लियर ना हो। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, क्यों? क्योंकि ये नाउन की जगह पर आता है, और अगर नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी है। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस जो वीडियो है पार्ट 1 था उसमें पूरा प्रॉपर डिस्कस किया था। तो जो बच्चे इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इसके पहले वो पार्ट 1 जरूर देखें। और आप सभी लोग सीरियस, मैं आशा करता हूं कि आप लोग एक तरफ से देख रहे होंगे, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और नाउन का वर्ब से रिलेशन देखेंगे, एडजेक्टिव से रिलेशन देखेंगे और प्रेपोजिशन से रिलेशन देखेंगे। और आज आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गाइस पता चलने वाले हैं, बहुत मजा आने वाली है इस क्लास में। चलिए, तो पार्ट 1 में ये चीजें हम स्टडी कर चुके हैं, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद मैं नाउन चैप्टर स्टार्ट करूंगा। राइट, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो आप पढ़ रहे हो, कम से कम उनका रिलेशन तो आप लोग समझ ले अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले मैं आपको बता दूं क्लियरली, बिल्कुल, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। मैंने बताया था आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन, ये भी आप पढ़ चुके हो। मैंने गाइस आपको बताया था कि आर्टिकल्स और नाउन के बीच में क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो। मैंने गाइस आपको बताया था कि आर्टिकल्स और नाउन के बीच में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों कभी कभी आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए थे। राइट, इसके बाद मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, फिर चाहे कुछ भी हो। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, इज अ वर्ब, मैंने एग्जाम्पल दिया था, गुड इज एन एडजेक्टिव, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, और मैंने भी बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि वर्ब के पहले जो चीजें होंगी वो सब्जेक्ट होंगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो भी चीजें आएंगी वो क्या हो जाएंगे, नाउन। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में वर्ड नहीं इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, किस जगह पर वो आया है। राइट, और इसके बाद वाले वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा कि फिर आपका, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, कोई पेपर देने जा रहे हो, एग्जाम में कोई एरर आई है, सेंटेंस आया है, मतलब पढ़ने में आपको दिक्कत इंग्लिश नहीं होगी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। राइट, तो ये चीजें मैंने पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन, कहीं भी आपको प्रेपोजिशन दिख जाए, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी कोई वर्ब नहीं आता। ये सारी चीजें गाइस आपको पढ़ाई गई हैं। आज इसी को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे और जो चीजें रह गई हैं उसको कवर करेंगे।
तो आज बेसिक पार्ट 2 में गाइस हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन का वर्ब से रिलेशन पढ़ेंगे, नाउन का एडजेक्टिव से रिलेशन पढ़ेंगे, नाउन का गाइस प्रेपोजिशन से रिलेशन पढ़ेंगे। और मैं बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ा रहा हूं, मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि बस एक बार आप पढ़ें, इसके बाद दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े ग्रामर, राइट? तो चलिए नाउन का वर्ब से पहले देखते हैं। तो देखिए नाउन का वर्ब से रिलेशन केवल मैं यहां रिलेशन ही बताऊंगा, क्योंकि नाउन चैप्टर में आपको अलग पढ़ाने वाला हूं, वर्ब में आपको अलग पढ़ाने वाला हूं, डिटेल्ड वे में पढ़ाने वाला हूं। फिर भी कम से कम आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश के स्टूडेंट हो, तो कम से कम आपको ये पता रहे। तो देखिए दो तीन चीजें हैं मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात तो वर्ब की बहुत से बच्चों को लगता है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है गाइज, बिल्कुल भी ऐसा कहना गलत है। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। इन्हीं 3 फॉर्म से गाइज 2 फॉर्म्स और बनी हैं। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जो गाइज वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की 4th फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ब की 4th फॉर्म। और एक होती है वर्ब की एसईएस फॉर्म। एस या ईएस जब लग जाता है उसे हम वर्ब की 5th फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? 5th फॉर्म। ये गाइज अधिकतर ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है, एस या ईएस का। तो सबसे पहली बात वर्ब की क्वालिटी जान लें कि ये 5 फॉर्म्स होती हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा राम, जैसे मैंने गाइज आपसे कहा राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर। अब मैं अगर आपसे पूछूं इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब? देखिए एक चीज और मैं बता दूं, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फोकस करना है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, और किसी पर फोकस नहीं करना है। बाकी सारी चीजें मैं वर्ब में धीरे धीरे कवर करा लूंगा। पहले आप देखिए उन्हीं का नाम बदल दिया गया है कि ये मॉडल्स हो गए हैं, ये व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, केवल आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखें। अब ये इज यहां पर कौन सा वर्ब है? तो गाइज इज यहां पर मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? ट्रिक याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है तो क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। गाइज जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है तो वो मेन वर्ब कहलाता है। गाइज ये ट्रिक देशी ट्रिक है, बिल्कुल याद रखिएगा, कभी गाइज आप भूलेंगे नहीं। बताइए इज के इधर कोई वर्ब है? नहीं है। इज के इधर कोई वर्ब है? नहीं है। एक ही वर्ब आया तो मेन वर्ब कहलाता है। तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बुक से रटने की जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस में देख लीजिए, वर्ब पहचानना तो बहुत आसानी से आपको आता होगा। तो अगर एक ही वर्ब गाइज आया है तो मेन वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख देता, इसी सेंटेंस को मैं लिख देता राम इज गोइंग, राम इज गोइंग टू आगरा, अगर इसी सेंटेंस को गाइज मैं लिख देता राम इज गोइंग टू आगरा, तो देखिए यहां पर देखिए 2 वर्ब आ गए, एक इज आ गया है और एक गोइंग आ गया है। तो अब देखिए गोइंग गाइज आपका हो गया मेन वर्ब और इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा वर्ब किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो लास्ट वाला जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब बनता जाता है और उसके पहले वाला क्या बनता जाता है? हेल्पिंग वर्ब गाइज बनता जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहां लिख देता आई हैव बीन प्लेइंग, 2 से ज्यादा वर्ब मैं यूज कर लूं, अगर गाइज मैं लिख दूं आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, देखिए मैंने 3 वर्ब का यूज किया, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो देखिए 3 वर्ब है, क्योंकि मुझे यहां वर्ब क्लियर करना है। तो देखिए प्लेइंग क्या हो गया? मेन वर्ब है इसका। हैव और बीन दोनों प्लेइंग की हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब हो गए। मतलब अगर एक से ज्यादा वर्ब्स आ रहे हैं तो लास्ट वाला मेन हो जाएगा, उसके पहले वाले हेल्पिंग हो जाएंगे। ये ट्रिक याद रखिएगा। और अगर एक ही वर्ब है गाइस तो वो कहलाएगा मेन वर्ब, ये याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपली वे में बता दिया। तो वर्ब कितने होते हैं? 3 होते हैं, उनसे 2 और बने हैं, एक आईएनजी फॉर्म और एक वर्ब की एसईएस फॉर्म। हेल्पिंग मेन क्या होता है आपको मैंने बता दिया। बाकी बहुत डिटेल्ड वे में ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से वर्ब के यूज करने चाहिए, ये तो आप चैप्टर में ही पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं नाउन और वर्ब की क्या रिलेशन है। देखिए बहुत शानदार मैं एक रिलेशन आपको बताता हूं। जैसे मैंने मान लीजिए सेंटेंस लिखा है राम, मैंने सेंटेंस लिखा राम कॉल्ड मी, या राम कॉल्ड मी, या मैंने लिखा राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। अब ये बताइए क्या इस सेंटेंस में कहीं कोई आर्टिकल आया है? बताइए क्या इस सेंटेंस में कहीं कोई आर्टिकल आया? नहीं आया। क्या इस सेंटेंस में कहीं कोई एडजेक्टिव आया? नहीं आया। क्या सेंटेंस में कंजंक्शन आया? नहीं आया। क्या सेंटेंस में प्रेपोजिशन आया? नहीं आया। क्या सेंटेंस में प्रोनाउन आया? नहीं आया। मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो नाउन और वर्ब का ये रिलेशन है। मैं बार बार नाउन कह रहा हूं, आप उसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में बता चुका हूं जो भी आपका नाउन है सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है? प्ले। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जो भी वर्ड आ जाएगा वो
नाउन ही कहलाएगा। तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में कुछ आए या ना आए, लेकिन एक आइडियल सेंटेंस बनने के लिए, एक आदर्श सेंटेंस बनने के लिए कम से कम दो चीजों की हमें जरूरत होती है। एक होता है नाउन यानी सब्जेक्ट, और एक होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमें मिल जाए, हम अपनी बात कह लेंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेंबर हैं उनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं, लेकिन एक आइडियल सेंटेंस बनने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वाला, बधाई वाला नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। मतलब सब्जेक्ट का काम वर्ब के बिना और वर्ब का काम सब्जेक्ट के बिना नहीं चल सकता। मतलब नाउन कहता है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, खाली हमें वर्ब दे दो, हम अपनी मीनिंग निकाल लेंगे, और सारी चीजें आवश्यकता अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट। अगर वर्ब या नाउन का रिलेशन कोई पूछे तो कहना इन दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। आप केवल ये नहीं लिख सकते गोज, क्या ये कोई मीनिंगफुल है? नहीं। लेकिन अगर आपने इसके आगे राम लगा दिया तो ये मीनिंगफुल बन गया, राम गोज, राइट। तो देखिए इतना छोटा सा सेंटेंस है, फिर भी सेंटेंस है क्योंकि ये मीनिंगफुल है। क्या मैंने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी मेंबर का यूज किया? नहीं किया। तो बाकी बहुत डिटेल में हम लोग डिटेल्ड वे में वर्ब चैप्टर को पढ़ेंगे, नाउन चैप्टर को पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। बट एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों अगर वर्ब और नाउन का कोई रिलेशन पूछे तो कहना ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए गाइज आप लोग इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ते होंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप सोचिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टाइटल होता है, कभी गौर से सोचिएगा। सब्जेक्ट का मतलब नाउन, नाउन तो आप अलग पढ़ रहे थे, वर्ब आपको पता ही है, फिर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों? क्योंकि बेटा बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको ना नाउन में पता चलेंगे ना वर्ब में पता चलेंगे, वो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पता चलेंगे। कैसे रूल? कि आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा होगा तब भी प्लूरल वर्ब आ रहा है, आपको वर्ब प्लूरल दिख रही होगी तब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह की बारीकियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इन दोनों को मिला के एक चैप्टर ही बना दिया गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना दिया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि जब से ये इंग्लिश चल रही है और जिन्होंने ग्रामर की बुक्स लिखी उनको लगा कि ये जो सब्जेक्ट है, नाउन और वर्ब, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, तो इन पर जितने भी रूल्स हैं इनको लेकर एक चैप्टर बना दिया जाए। इसीलिए ये आप एक अलग से चैप्टर पढ़ते हो। वरना सोचिए, कभी सोचा है आपने कि सब्जेक्ट यानी नाउन तो आप पढ़ के आए हो, वर्ब आप अलग से पढ़ रहे हो, फिर इनको मिला के क्यों बनाया गया? तो ये बहुत खूबसूरत चैप्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको इसमें पता चलेंगे गाइस, राइट। तो अगर अब कोई पूछे नाउन और वर्ब का क्या रिलेशन होता है तो कहना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आइए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव और नाउन का क्या रिलेशन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव और नाउन का रिलेशन। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सीरियसली, पहले तो वो ये समझ लें कि जो एडजेक्टिव चैप्टर होता है, कि जो एडजेक्टिव है उसकी जो डेफिनेशन है कि वो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के ये काइंड्स होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, राइट, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, लगभग 8 to 9 एडजेक्टिव्स आपको अपने ग्रामर के सिलेबस में पढ़ने हैं। बट क्या बेटा ये बताइए, केवल एडजेक्टिव चैप्टर ही एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है? क्या एडजेक्टिव के अलावा दुनिया में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सके? बताइए, सोचिएगा आप लोग। ऐसा है बेटा, ऐसा बिल्कुल है। याद रखिएगा, केवल एडजेक्टिव चैप्टर ही एडजेक्टिव का काम नहीं करता है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे नाउन भी एडजेक्टिव बन सकता है, कैसे प्रोनाउन भी एडजेक्टिव बन सकता है, और तो और कैसे वर्ब भी एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें आपको इसी क्लास में गाइस पता चलने वाली हैं, राइट। तो बिल्कुल इजी वर्ड्स में बिल्कुल समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल इजी सेंटेंसेस में आपको समझाने जा रहा हूं। नोट्स बेटा जरूर बनाइए आप लोग, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट्स बनाइए, क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको किताबों में नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि लगभग 10 से 12 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश को आसान मैंने इतना बना दिया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काफी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और जो फीडबैक ग्रामर वगैरह में आता है तो उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूं कि बच्चे कितनी आसानी से चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए बैच मैंने स्टार्ट किया कि एक बार अपडेटेड चीजें आपको मिले, बेहतर चीजें आपको मिले। तो आइए देखते हैं पहले नाउन एडजेक्टिव का रोल कैसे प्ले करता है। भाई एडजेक्टिव क्वालिटी नाउन प्रोनाउन की बताता है, बिल्कुल सही है, लेकिन एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे। पहले उन मेंबर्स को देख लेते हैं जो एडजेक्टिव में नहीं है फिर भी एडजेक्टिव बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। और इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा, इसी टॉपिक में आपको पता चलेगा कि वर्ड नहीं इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, वो आया किस जगह पे है। आइए देखते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे नाउन एज एन एडजेक्टिव, नाउन कैसे एडजेक्टिव का काम गाइस कर रहा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, रेड इज माई फेवरेट कलर, रेड मेरा फेवरेट कलर है। इसमें रेड क्या है, जाहिर सी बात है वर्ब के जस्ट पहले आया है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब आप देखिए वर्ब के जस्ट पहले आया, सब्जेक्ट बनाएगा, सब्जेक्ट बना तो नाउन कहलाया, ठीक है। ध्यान से देखिए गाइस, ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, इसका प्लेस देखिए कहां है, वर्ब के जस्ट पहले है, सब्जेक्ट की जगह पे आया है। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव अ रेड पेन, देखिए वही रेड है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन उसका प्लेस बदला बदला नजर आ रहा है कि नहीं। क्या इस बार ये रेड नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नहीं, ये पेन की क्वालिटी बता रहा है। अब ये पेन पेन नहीं है, रेड हो गया, वही रेड बेटा जो अभी तक नाउन सब्जेक्ट बन रहा था, अब वो एडजेक्टिव बन रहा है। तो बताइए, तो याद रखिएगा अगर एक नाउन दूसरे नाउन के लिए आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट पहले वाला नाउन अपने आप एडजेक्टिव बन जाता है। याद रखिएगा अगर एक नाउन दूसरे नाउन के लिए आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसके जस्ट पहले वाला नाउन होता है वो अपने आप क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे आपने कहा कंप्यूटर इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन आपने कहा यस्टरडे आई सॉ यू इन कंप्यूटर क्लास, यस्टरडे आई सॉ यू इन कंप्यूटर क्लास। तो गाइस जरा ध्यान से देखें, अब देखिए क्लास नाउन हो गया, क्लास की क्वालिटी ये है कि ये कंप्यूटर की क्लास थी, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मैथ्स क्लास, मैथ्स क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लास क्या हो जाएगा, उसका नाउन हो जाएगा। तो याद रखिएगा दो नाउन अगर एक दूसरे के लिए आ रहे हैं तो पहले वाला एडजेक्टिव होता है, बिल्कुल सिंपली वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया। डायमंड इज अ वेरी प्रीशियस मेटल, इसमें देखिए डायमंड क्या है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो गाइस नाउन बनेगा। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव अ डायमंड रिंग। अब बताइए ये जो रिंग के लिए आ रहा है, रिंग यहाँ गाइस क्या है, नाउन, तो डायमंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिए, डायमंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जबकि डायमंड, डायमंड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डिफरेंट है तो सिर्फ प्लेस का डिफरेंट है। इन दोनों में जो डिफरेंस है गाइस वो किस चीज का है, प्लेस है। जो डिफरेंस है गाइस वो किस चीज का है, प्लेस है। तो ये बारीकियां आप लोग को याद रखनी है कि पहले वाले में जो नाउन है डायमंड है गाइस वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, नाउन कहलाएगा। दूसरे वाले में जो डायमंड है वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, रिंग की क्वालिटी बता रहा है। भाई रिंग तो गोल्ड की भी होती है, रिंग तो सिल्वर की भी होती है, बट ये जो रिंग है ना, ये कैसी रिंग है, ये डायमंड की रिंग है, तो इस रिंग की क्वालिटी बता रहा है। तो अब बताइए डायमंड इंपॉर्टेंट है कि उसका प्लेस इंपॉर्टेंट है। अब बताइए रेड इंपॉर्टेंट है कि उसका प्लेस इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है कि उसका प्लेस इंपॉर्टेंट है। प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें कब समझेंगे आप, यही तो बेटा कॉन्सेप्ट होता है। वरना नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, बच्चे रटे डालने, रटने से नहीं होता गाइज, नहीं होता। आप लोग का लेवल बदल चुका है। आपको जो चीजें मैं इस समय दे रहा हूं बहुत पकी पकाई दे रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस्ड थॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक लंबी यात्रा की है मैंने ग्रामर में और लिटरेचर में भी। तो दोनों ही चीजें आप पढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर दोनों ही तरह से बच्चों का जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, मुझे मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया नाउन एडजेक्टिव कैसे बनता है, ठीक। भाई एडजेक्टिव तो कोई भी बंदा हो जाएगा जो नाउन की क्वालिटी बताएगा, वो सूरत देख के तो बनेगा नहीं, वो प्लेस देख के बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सर ये क्या, प्रोनाउन तो प्रोनाउन होता है, वो एडजेक्टिव कैसे बनता है, तो आप ही बताओगे कैसे बनेगा। तो देखिए प्रोनाउन का एक काइंड होता है गाइज पॉजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का एक काइंड होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ये काइंड होता है। और वो जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना बेटा, वो ये होते हैं, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो ये होते हैं, माई का माइन, योर का योर्स, आर का आर्स, हर का हर्स, देयर का देयर्स, ये होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ये आप लोग पढ़िएगा बुक में। लेकिन जो मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं, जो मैं आप जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, वो क्या है इसमें देखिए। ये बताइए बचपन से आपने क्या बोला है, आप ही सोचिए। चलिए, वैसे मैं लाइव क्लास में बच्चों को टाइम देता हूं क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई ऑब्स्टेकल ना आए, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड सेशन देने का प्लान किया ताकि मैं अपनी बात पूरी तरह कह पाऊं। आप ये सोचिए कि माई योर अवर हर देयर, इनके बाद दुनिया का कोई वर्ड बोलिए। मेरे पास गिफ्ट है, बहुत साल से मैं लेके टहल रहा हूं, आपको देना चाह रहा हूं। आप इसके बाद दुनिया का कोई वर्ड बोलिए, अगर नाउन के अलावा गाइस वो कुछ भी आ जाए तो मैं वो गिफ्ट आपको दूंगा। माई के बाद, योर के बाद, आर के बाद, हर के बाद, देयर के बाद, दुनिया का कोई वर्ड बोलिए, सिर्फ और सिर्फ गाइस नाउन ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा। आप सोच के देख लीजिए, सोचिए गाइस, माई, योर, आर, हर, देयर, केवल नाउन आएगा, आप कुछ और बोल ही नहीं पाओगे। जैसे देखिए, माई पेन, माई कंट्री, माई सिटी, माई फादर, माई मदर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल, सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा। तो मैंने लिखा माई पेन, योर फादर, बहुत कुछ लिख सकता हूं, योर सिटी, योर मदर, योर सिस्टर, योर कॉपी, योर बुक, केवल नाउन आएगा। आप नाउन के अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते। आर होम पे हम लोग ऐसे लिखते थे, छोटे थे, आर होम, आर कंट्री, राइट, हर नेचर,
हर नेचर, हर ड्रेस, राइट, देयर होम या देयर पेन्स मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी, लेकिन बेटा नाउन ही आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, केवल और केवल आप ये देख रहे हैं सारे नाउन है, नाउन के अलावा इनके बाद आप कुछ नहीं यूज कर सकते। अब एक चीज बताइए, प्रोनाउन पता है क्या कहता है? प्रोनाउन कहता है हम वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। प्रोनाउन कहता है हम वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है, लेकिन बताइए क्या माई पेन की जगह पर आ रहा है? माई तो पेन के लिए आ रहा है, माई पेन आप बोलते हैं। योर फादर की जगह पर आ रहा है? नहीं, योर तो फादर के लिए आ रहा है। आर क्या होम की जगह पर आ रहा है? आर तो होम के लिए आ रहा है। हर नेचर की जगह पर आ रहा है? नहीं। देयर क्या पेन्स? नहीं। ये सारे तो नाउन के लिए आ रहे हैं। तो अब बताइए क्या ये प्रोनाउन रह गया? मुझे इनकी सूरत से नहीं प्रेम है, मुझे इनके प्लेस से प्रेम है। इनका प्लेस तो देखिए, मैंने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यही तो बोलते हो बचपन से, तो पेन तो नाउन है, सबको पता है। माई क्या हो जाएगा? डेटरमिनर है, और जो डेटरमिनर है, जो एडजेक्टिव्स हैं वो डेटरमिनर भी कहलाते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया गाइस। यहीं से कहानी शुरू होती है। एडजेक्टिव का एक काइंड है। जब मैं एडजेक्टिव आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव का एक काइंड होता है पजेसिव एडजेक्टिव। वो आप बुक में देख लीजिएगा, यही सारे वर्ड्स होंगे, माई, योर, आर, हर, देयर, इट्स, हिज, यही सारे बेटा वर्ड एडजेक्टिव बनते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो एडजेक्टिव का कोई काइंड नहीं था। एडजेक्टिव प्रोनाउन के पास आया और उसके ये वर्ड उठा के ले गया। उसने कहा यार ये तो मेरा काम कर रहे हैं, ये तो मुझे दे दो। तो प्रोनाउन ने कहा ले जाओ, क्योंकि ये तो नाउन के लिए आ रहे हैं और मेरा नेचर तो नाउन की जगह पर आने का है। भाई अगर ही आएगा तो वहां राम नहीं लिखा होगा, राम लिखा होगा तो ही नहीं लिखा होगा। तो प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर आता है। तो देखिए ये, अगर अब कोई पूछे पदेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो केवल ये वाले वर्ड्स पदेसिव प्रोनाउन होते हैं। माइन, योर्स, राइट, हर्स, ये वाले वर्ड्स गाइस केवल पदेसिव प्रोनाउन होते हैं। क्या आप इनके बाद नाउन बोल सकते हैं? बताइए, माई पेन तो आपने बोल लिया बहुत आसानी से, लेकिन अब बताइए क्या माइन पेन बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि माइन दो चीजों से मिलके बना है। एक तो इसमें माई आया है इधर वाला, और ऑलरेडी जो माई पेन लिखा है ना, चाहे माई पेन बोल लो चाहे माइन, बात एक ही है। तो माई पेन दोनों मिला के माइन बनता है। देखिए इसमें पेन आ गया, माइन के अंदर पेन आ रहा है, माइन पेन की जगह पर आ रहा है, तो ये प्रोनाउन है। तो पदेसिव प्रोनाउन केवल ये होते हैं गाइस, केवल ये होते हैं, याद रखिएगा। इनके बाद आप कभी भी नाउन या प्रोनाउन का गाइस यूज नहीं कर सकते, करने का प्रयास भी मत करिएगा, बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे आप। तो ये होते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। दोनों जगह पर हाउस क्या है? एक प्लेस, एक जगह है, तो दोनों जगह नाउन है। अब आप वर्ड को मत देखिएगा, वर्ड की प्लेस वैल्यू देखिए। हाउस के जस्ट पहले योर आया है, हाउस के जस्ट पहले माई आया है, तो दोनों क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव बन जाएंगे। ये आर्टिकल तो लग नहीं रहे। मैंने आपसे क्या कहा था? नाउन के लिए क्या क्या आता है? आर्टिकल्स आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, प्रेपोजिशन आते हैं। तो क्या माई और योर आर्टिकल लग रहे हैं? नहीं। प्रेपोजिशन लग रहे हैं? नहीं। तो बचे क्या? एडजेक्टिव बचे, राइट, याद रखिएगा, दोनों क्या हो गए? एडजेक्टिव वन। ठीक है, यही मैंने नीचे लिखा है माई हाउस इज बिगर देन योर्स। अब बेटा बताइए क्या योर्स के बाद आप नाउन लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये गाइस प्रोनाउन है। इसमें दो चीजें ऑलरेडी आ रही हैं। देखो योर तो पहले ही से आ गया है, योर तो आ रहा है, और इस एस का मतलब यही हाउस है, इस एस का मतलब गाइस यही हाउस है। देखिए दोनों चीजें आ गई। तो माई हाउस इज बिगर देन योर्स का मतलब है मेरा घर बिगर है तुम्हारे घर से। तो इस योर्स का मतलब, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्ड वे में प्रोनाउन में पढ़ेंगे, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं बेसिक ग्रामर में यही बताना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरह से एडजेक्टिव का रोल प्रोनाउन भी थोड़ा बहुत प्ले कर लेता है। दिस इज माई पेन, पेन के जस्ट पहले देखिए माई आया है, लेकिन दिस पेन इज माइन। अब देखिए ये माइन का मतलब क्या है? इस माइन का मतलब है माई पेन, दिस पेन इज माइन, राइट। बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे, दिस कैच इज माइन, माइन कैच, कैच इज माइन, कैच इज माइन बोलते थे ना आप। तो देखिए माई पेन में माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, पेन के जस्ट पहले आ रहा है। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा गाइस, जो माई हो गया, योर हो गया, अवर हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, इनके बाद आप सिर्फ नाउन लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। इसीलिए क्या कहलाए? एडजेक्टिव कहलाए। इसीलिए गाइस ये क्या कहलाए? एडजेक्टिव कहलाए। ये चीजें आप लोग बेसिक से समझ लीजिए। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपने क्या देखा? आपने देखा नाउन कैसे एडजेक्टिव बनता है, आपने देखा प्रोनाउन कैसे एडजेक्टिव बनता है। अब देखिए, देखिए यहां पे मैं एक चीज बता दूं, एक नाउन के लिए, लास्ट में भी बता दूंगा, एक नाउन के लिए तीन चीजें आती हैं इंग्लिश में। एक तो आर्टिकल, अगर आपको आर्टिकल ना दिखे तो एडजेक्टिव चेक कर लेना, अगर एडजेक्टिव ना दिखे तो प्रेपोजिशन चेक कर लेना। वो बात अलग है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। और डिटेल्ड वे में आगे बता देंगे अभी। तो अभी दो चीजें आप समझ लीजिए, दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी।
कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सूरत हो, अगर आपको आर्टिकल और प्रेपोजिशन वर्ड ना लगे नाउन के पहले, तो बचा हुआ ऑप्शन केवल और केवल एडजेक्टिव ही होता है। वो चाहे फिर नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव खुद हो। तो ये तीन जो मेंबर हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इनका बेटा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको धीरे धीरे और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा प्रोनाउन कैसे एडजेक्टिव बनता है, अब आगे देखिए। अब आइए देखते हैं वर्ब कैसे एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, कैसे नाउन और एडजेक्टिव का मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूं। देखिए बेटा कि एडजेक्टिव चैप्टर अभी नहीं शुरू हुआ, आपको ये पता चल गया कौन कौन एडजेक्टिव का काम कर सकता है। नाउन, वर्ब, नाउन, उसके बाद आपने प्रोनाउन देखा, अब आप देखने जा रहे हैं वर्ब एडजेक्टिव कैसे बनता है। तो वर्ब कैसे एडजेक्टिव बनता है, दो टाइप के आपको वर्ब इसमें देखने हैं, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही सुन लो। और वर्ब कैसे एडजेक्टिव बनता है इसको समझने के लिए हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखनी होगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनती है, कैसे बनती है ये चीज मैं आपको बताने इसमें जा रहा हूं। तो देखिए, पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आईएनजी फॉर्म के टाइप्स आपको बता देता हूं कि आईएनजी फॉर्म के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप 1 में देखिए क्या है, ये आप सबको पता होगा। बचपन में हमको इज एम आर के बाद आईएनजी सिखाया गया। राम इज गोइंग, राम जा रहा है। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। मतलब ये आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने पढ़ा ना हो। आईएनजी का जो टाइप 1 होता है वो ओरिजिनल देखा जाए वर्ब होता है। उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हो, पास्ट कंटिन्यूअस कह सकते हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस कह सकते हो। और यही हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था। रहा है, रही है, ये सब पढ़ाया गया था ना, वो यही है। बस इतना ही पढ़ा के छोड़ दिया गया था, इसीलिए हम लोग का माइंड यहीं तक रह गया। हम लोग जान ही नहीं पाए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव भी बनती है, नाउन भी बनती है। ये आज आपको पता चलेगा। तो पहले बेसिक आपको मैं बता दूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बेसिक से अगर देखा जाए तो ये वर्ब होती है। बेसिकली ये वर्ब होती है और ये कंटिन्यूअस का काम करती है। इज एम आर के बाद आएगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब के बाद आएगी तो पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी शैल बी के बाद आएगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये आप गाइस सबको पता है। लेकिन कब? जब इसके बाद आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आईएनजी आ रहा है तो वो रहा रही कहलाएगा और टेंस के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो जाएगा। जैसे ही इज गोइंग, राम इज गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम टीचिंग, शी इज प्लेइंग, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। लेकिन इसका टाइप 2 देखिए, वी आई एन जी। देखिए, अब वी आई एन जी यहां से शुरुआत होती है आपकी एडवांस ग्रामर पढ़ने की। वी आई एन जी एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, तो बिल्कुल नाउन बनता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला कोई भी वर्ड नाउन हो जाता है। तो आईएनजी ने गलती पता है क्या की बेटा? आईएनजी बहुत सुकून से वर्ब बन के बैठा हुआ था। एक दिन उसका मन आया कि चलो जरा सब्जेक्ट की जगह बैठ के देखें, और जैसे ही सब्जेक्ट की जगह बैठा तुरंत नाउन ने उसको पकड़ लिया। कहा अब तुम बनो नाउन, आप तुम्हें नाउन बनना पड़ेगा। और स्मोकिंग उस दिन क्या बन गया? नाउन। और ऐसे ही नाउन को गाइस जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड। हालांकि अलग से ही पढ़ाएंगे जीरंड, लेकिन अभी आप समझ लो। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बताइए, इस स्मोकिंग के पहले इज एम आर आया है, वॉज वर आया है, विल बी शैल बी आया है? कुछ नहीं आया। ये तो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, इज की जगह पे आ रहा है। आप खुद देखिए, हमने लिखा पिछली क्लास में बताया था राम इज माई ब्रदर, फिर मैंने लिखा स्मोकिंग इज, फिर मैं लिख रहा हूं स्मोकिंग इज। ध्यान से देखिए, इज के पहले राम आ रहा है तो आपकी आंख पे पट्टी नाउन की बांध दी गई थी, आपने इसको नाउन मान लिया। आज से आंखें खोलो, आप कहो गुरु कुछ भी वर्ब के पहले आएगा हम उसको नाउन ही मानेंगे, हम पट्टी हटा रहे हैं आज। स्मोकिंग की सूरत पे क्यों जा रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? इसमें आईएनजी लगा है, नाउन मानो ना। ऐसे ही नाउन को जीरन कहते हैं। ना, ने, नी इसकी टोन निकलती है। स्मोकिंग धूम्रपान करना, कर रहा है नहीं करना, इज इंजूरियस टू हेल्थ। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग क्या हो गया? इज के पहले आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छी एक्सरसाइज है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अगर मैं बोलूं करण इज स्विमिंग, तो इज के बाद अगर स्विमिंग आ रहा है, स्विमिंग वर्ब है, लेकिन इसके पहले आ रहा है, तो बताओ वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वर्ड की प्लेस वैल्यू? आप लोग खुद बताइए, वर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड की प्लेस वैल्यू? तो वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर हूं, कल मुझे कोई पकड़ ले तो मैं कैदी हो गया, परसों मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो जाए, यूपीएससी में तो मैं आईपीएस ऑफिसर पुलिस वाला हो गया। मैं ही हूं, मेरी जगह बदल रही है, मेरा नाम बदलता आ रहा है। तो वी आई एन जी बेचारा वी आई एन जी है, इसके यूजेस बदल रहे हैं। सब्जेक्ट की जगह आएगा तो नाउन तो बनना ही पड़ेगा। तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट की जगह नाउन, ऐसे ही नाउन को जीरंड कहते हैं। टीचिंग इज माई हॉबी, टीचिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, जीरंड कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा राम इज टीचिंग, खुद सोचिए आप लोग, मैंने लिखा राम इज टीचिंग, इसका मतलब क्या है? राम पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि इसके बाद आया, तो टीचिंग यहाँ पे क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। लेकिन इसी टीचिंग को मैं ऐसे बदल रहा हूं, केवल उसकी मैंने जगह बदली है। टीचिंग को मैंने इज के पहले लिख दिया। देखिए,
क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया। ऐसे ही नाउन को जीरंड कहते हैं। तो जो वर्ब की आईएनजी का सेकंड टाइप होता है ना, वो नाउन का काम करता है और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। आइए इनको ऑब्जेक्ट के रूप में भी देख लें। एज एन ऑब्जेक्ट भी आईएनजी बनता है, ऐसा नहीं है। आई डोंट लाइक वॉट, ड्रिंकिंग, मुझे क्या नहीं पसंद है, पीना। देखिए नानी ने निकल रहा है, पी रहा है नहीं निकल रहा है, नानी ने, जिरंड, राइट, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये जिरंड। विनय डजंट लाइक, विनय को क्या नहीं पसंद है, स्मोकिंग। अब सोचिए मैं यहां लिख देता विनय डजंट लाइक समोसा, अगर मैं लिख देता, मान लीजिए मैं यहां समोसा लिखे दे रहा हूं, तो समोसा क्या है, समोसा एक वस्तु है, तुम तुरंत उसको नाउन मान लोगे। अब डजंट लाइक के बाद मैंने स्मोकिंग लिख दिया, इसको नाउन क्यों नहीं मान रहे हो? आईएनजी की वजह से डर लग रहा है आईएनजी को नाउन मानने में। डरो नहीं, हिम्मत से कहो ये नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह आया है और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। करण लाइक क्या, टीचिंग, करण को क्या पसंद है, पढ़ाना। ना नीने की टोन को देखे रहना। आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, डांसिंग। ये सारे आईएनजी इस बार क्या बन गए, वर्ब के बाद आ रहे हैं ना बेटा, तो ये सारे ऑब्जेक्ट बन गए। तो आपने देखा किस तरह से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो आईएनजी का जो टाइप 2 है बेटा, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है तो ये जिरंड कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिरंड क्या होता है, जिरंड जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करती है। आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, जिरंड क्या होता है, जिरंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम यानी नाउन का काम करती है। लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अब यहां पे देखिए गाइस, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप लोग देखिए एज एन एडजेक्टिव, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे एडजेक्टिव बनेगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोग कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट आपने पूछ लिया हम लोगों से कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे एडजेक्टिव बनेगी। आप सभी को पता है एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के पहले आए, नाउन की बात करें, नाउन के बाद में भी आता है, लेकिन क्वालिटी वो नाउन की ही बताता है। तो देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे एडजेक्टिव बन रही है। तो पहले मैं बता दूं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव बनती है, तो लिख लीजिएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव बनती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। एक मिनट मैं यहां लिखे दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखेगा, राइट, लिख लीजिएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव बनती है तो क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये चीज ध्यान रखिएगा, ता, ते, ती, ये सब मैं वर्ब में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी समझ लीजिए कि कैसे अभी एडजेक्टिव चैप्टर आया, नहीं एडजेक्टिव नाउन का रिलेशन देखें कि नाउन के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव बन के आती। देखिए, विनय एंटर्ड आ बर्निंग हाउस। देखिए इस इतने फ्रेज से एक चीज याद करिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहां पे बर्निंग क्या हो गया गाइस, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो विनय एंटर्ड अ बर्निंग हाउस, विनय ने प्रवेश किया था कैसे घर में, जलते हुए घर में, यानी जब विनय ने एंट्री की तो घर जल रहा था, प्रेजेंट में होता हुआ एक्शन। तो जो ता तीते आईएनजी लेके आता है ना, एडजेक्टिव का काम करता है, और हाउस के जस्ट पहले आ रहा है। सबसे बड़ी बात, करण वांट सम, कैसा वाटर, वाटर तो नाउन है, उसे कैसा पानी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग क्या हो गया, वीआईएनजी है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पीने वाला पानी, राइट। यस्टरडे आई सॉ अ रनिंग डॉग, डॉग क्या है नाउन, तो रनिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बेसिक से समझिए, रनिंग क्या है, दौड़ता हुआ कुत्ता। आपने कहा सर मुझे चलते हुए बैच में एडमिशन दे दीजिए, तो रनिंग बैच, बैच तो नाउन है, रनिंग उसके लिए ना, चलता हुआ बैच। इस बार आईएनजी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है तातीते फॉर्म में। तो अपनी लाइफ में आप लोग बचपन से बोलते चले आ रहे हो, बट आप कभी समझ नहीं पाए चीज है क्या। जैसे आपको ये सर जाड़ा बहुत है, मैंने खौलते हुए पानी में सुबह हाथ डाल दिया, मैं उठा और मैंने खौलते हुए पानी में हाथ डाल दिया, तो पानी तो नाउन है, खौलता वर्ड क्या कभी सोचा है आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बॉइलिंग वाटर, राइट। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, इस समय कौन सा समय, प्रेजेंट टाइम। जब आप ये लेक्चर देख रहे हो कौन सा समय, प्रेजेंट। अब जिस कुर्सी में बैठा हूं, क्लास चलते चलते कुर्सी टूटने लगे, तो आप कहोगे अरे सर आप तो टूटती हुई कुर्सी बैठे हो, यानी कुर्सी का टूटना प्रेजेंट में है, तो ब्रेकिंग चेयर, राइट। एक मूवी है द बर्निंग ट्रेन, तो आईएनजी ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। आगे बहुत डिटेल्ड में जब मैं वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय ये सब और फिर से बताऊंगा गाइस। तो आइए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे ब्रेकिंग चेयर। अब देखिए ये चेयर आपके सामने जिस पे मैं बैठा हूं, अब ये अभी टूटने लगे, तो आप कहोगे सर टूटती हुई कुर्सी, इसका क्या मतलब है, टूटती हुई कुर्सी, तातीते, देखिए प्रेजेंट में आ रहा है कि प्रेजेंट में टूटती हुई। बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ खौलता हुआ पानी। रनिंग बैच, चलता हुआ बैच। फ्लाइंग बर्ड, उड़ता पक्षी, उड़ती चिड़िया।
द फ्लीइंग क्रिमिनल, भागता हुआ क्रिमिनल, आईएनजी है तो एडजेक्टिव है। तो कभी भी अगर एग्जाम में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछ ली जाए तो कंफ्यूज्ड मत होइएगा गाइस, फ्लीइंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है। तो अब याद रखिएगा, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के लिए आ रही है तो उस आईएनजी का जो टोन होगा वो ता ते ती होगा और वो कहलाएगा एडजेक्टिव। सिंपली वर्ड में एडजेक्टिव ही मानो। किताबें इसको कहती हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह के टाइटल को देखकर बुखार में नहीं आना कि अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। प्रेजेंट एडजेक्टिव कहो कि नाउन की प्रेजेंट में जो क्वालिटी बताता है ताती ते, राइट। जैसे आप कहीं सर मैं चलती हुई क्लास से निकल जाऊंगा बाहर तो रनिंग क्लास, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब किसी नाउन के लिए आती है तो क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बताइए, वही आईएनजी अभी नाउन बन रहा था, वही आईएनजी अभी वर्ब बन रहा था, वही आईएनजी अभी एडजेक्टिव बन रहा है। तो अब बताओ वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, करण इज टीचिंग, इसमें टीचिंग क्या है, वर्ब है, इसके बाद आ रहा है। टीचिंग इज माई हॉबी, इसमें टीचिंग क्या है, नाउन है, राइट। देखिए मैं तीनों चीजें यहां लिखे दे रहा हूं ताकि दोबारा देखिए आपको ना पढ़ना पड़े ना मुझे पढ़ाना पड़े, इसलिए चीजें मैं बहुत डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं, राइट। और आप, आई होप आप लोग को बहुत मजा आ रही होगी पढ़ने में, ये मैं जानता हूं, ठीक है। क्योंकि आप भी जब कभी पढ़ाओगे जाके तो आपको आइडिया लग जाएगा आप किस लेवल का पढ़ा रहे हो। जैसे देखिए मैंने लिखा करण इज टीचिंग, करण इज टीचिंग, यहां टीचिंग क्या है, वर्ब है क्योंकि इज के बाद आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने कहा टीचिंग इज माई हॉबी, टीचिंग इज माई हॉबी, यहां टीचिंग क्या है, नाउन है क्योंकि वर्ब के जस्ट पहले आ रहा है, इसी को जीरंड कहते हैं। क्या है, जीरंड है ये। अब मैंने लिखा आई लाइक योर टीचिंग मैथड, आई लाइक योर टीचिंग, आप लोग लिख लीजिएगा ये पूरा मैथड। अब ये मैथड के लिए आ रहा है, मैथड नाउन है। अब ये टीचिंग यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो बताओ एक टीचिंग तीन जगह पर आया है बेटा, यहां पर एडजेक्टिव है, यहां पर नाउन है, यहां पर वर्ब है। अब बताओ ये टीचिंग इंपॉर्टेंट है कि इसका प्लेस इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद बताइए। तो आप कहोगे सर प्लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से गाइस क्लियर हो रही होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि एक बेहतर तरीके से मैं चीजें आपको बता पा रहा हूं। यही लाइव में होता है कि बातचीत में समय निकल जाता है और कई बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि नहीं सर आप रिकॉर्ड करके पढ़ाइए ताकि अपनी पूरी बात आप बता पाए, ठीक है। तो ये आपने देखा किस तरह से आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा था तो वर्ब का मैं पढ़ा रहा हूं ना कि वर्ब एडजेक्टिव कैसे बनता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ऐसे वर्ब जिसमें लास्ट में ईडी लग जाता है, ईएन लग जाता है, एन लग जाता है। इन्होंने बवाल कर दिया, इन्होंने कहा अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनेगी तो इनडायरेक्टली हम कहें कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसने कहा हम भी एडजेक्टिव बनेंगे। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो पास्ट वाले जो वर्ब होते हैं उन्होंने कहा हम भी एडजेक्टिव बनेंगे, तो हमने कहा बन जाओ, क्या दिक्कत है, हमें तो प्लेस से मतलब है। तो देखिए, करण एंटर्ड अ ब्रोकन हाउस, अभी मैंने आपको बताया था विनय एंटर्ड अ बर्निंग हाउस, इसका मतलब है विनय ने जब प्रवेश किया था तो उसमें प्रेजेंट में वो घर जल रहा था, तो जलता हुआ घर था। लेकिन ये कह रहा है विनय ने प्रवेश किया एक टूटे हुए घर में, यानी विनय ने जब प्रवेश किया ना तो घर टूटा हुआ नहीं था, विनय जब घुसा तो टूटा हुआ घर पड़ा था। कई बार पुरानी मूवीज में आप देखिए लॉर्ड का हीरो आता है, वो घर टूटा पड़ा है इधर उधर। हैदर मूवी में देखिए वो शाहिद कपूर आता है, टूटा हुआ घर। तो घर तो उस समय भी नाउन है जब टूटा हुआ है, ना टूटा हुआ तब भी नाउन है, घर तो घर है। उसकी जो क्वालिटी है वो बदल गई। ब्रेकिंग हाउस ब्रोकन हाउस में अंतर है। ब्रोकन हाउस मतलब टूटा हुआ घर, तो हम तो प्लेस को देखेंगे, हमें ब्रोकन ब्रेकिंग से क्या मतलब, हम तो एडजेक्टिव मानेंगे। लेकिन अब क्योंकि पास्ट का कोई वर्ब एडजेक्टिव बन रहा है इसीलिए ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट का जब वर्ब एडजेक्टिव बने, बीता हुआ, होता हुआ, राइट, तो याद रखिएगा जो काम हो चुका है तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। और आप इसको ही बोलते हो, जैसे आप कहिए बताइए सर फटी हुई शर्ट मेरे दोस्त ने यदि कहा चले जाओ पार्टी में, अब बताइए क्या मैं फटी शर्ट पहन के जाऊंगा, क्या मैं टॉर्न शर्ट पहन के जाऊंगा। तो टॉर्न टीयर का थर्ड फॉर्म होता है, शर्ट तो उस कंडीशन में भी नाउन है, टॉर्न क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। विनय हैज अ रिटन लेटर, लेटर क्या है, नाउन। विनय के पास कैसा पत्र है, आ क्या है, आर्टिकल। रिटन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब आपको तो रिटन वर्ब पढ़ाया गया लेकिन रिटन एडजेक्टिव है। विनय के पास एक लिखा हुआ पत्र है। देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कहा विनय हैज
रिटन अ लेटर, विनय हैज रिटन अ लेटर। यहां पर रिटन की प्लेस वैल्यू देखिए, और एक मैं लिख रहा हूं विनय हैज अ रिटन लेटर, विनय हैज अ रिटन लेटर। यहां पर आप जरा देखिए, दोनों जगह पे डिफरेंस देखिए, एक ये रिटर्न है, एक ये रिटर्न है। ये देखिए हैज के बाद आया है, और आपको पता है हैज, हैव और हैड के बाद डायरेक्ट बाद जब कोई वर्ब आता है तो V3 कहलाता है। तो ये रिटर्न की प्लेस को देखिए, हैज के बाद आया है ना, विनय पत्र लिख चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाएगा। लेकिन विनय है, विनय के पास है क्या एक ऐसा पत्र जो कैसा है, लिखा हुआ। विनय कह रहा है अभी मैं जेब से सर लिखा हुआ पत्र दिखाऊंगा उदय सर का, तो इसका मतलब है लिखा हुआ। जब विनय के जेब में रखा हुआ तो उस समय लिख नहीं रहा है कोई पत्र को, ऑलरेडी लिखा है 10 साल 15 साल पहले लिखा हुआ, पास्ट की क्वालिटी बता रहा है। तो वर्ब ये पास्ट का है, नाउन के लिए आ रहा है तो क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। इसी को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में मत जाइएगा, पास्ट एडजेक्टिव बोल दीजिए, खाली एडजेक्टिव बोल दीजिए, पूछा जाता है, राइट। तो ऐसे समझना है आपको। जैसे देखिए मैं इस कमरे में, जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं बैठ के, मैं आऊं और मैं देखूं कुर्सी तो टूटी हुई पड़ी है, तो मैं, आप लोग कहेंगे सर बैठिए, मैं कहूंगा यार कैसे बैठूं, ये तो टूटी हुई कुर्सी है, मैं कैसे बैठूं। क्या कुर्सी मेरे और आपके सामने टूटी है, पास्ट में टूट चुकी है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर। तो ये पास्ट का वर्ब है ना, नाउन के लिए आ रहा है तो एडजेक्टिव बनेगा, और ऐसे ही एडजेक्टिव को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जब वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, जब वर्ब का पास्ट फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, लिख लीजिएगा, राइट। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देखिए यस्टरडे आई सॉ अ डिमोलिश्ड बिल्डिंग, रोज मैं निकलता था बिल्डिंग खड़ी रहती थी, एक दिन मैं निकला, मैंने कहा बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, गिरी पड़ी है वहां पे, तो डिमोलिश में ईडी लगा है, पास की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एक ट्रिक देखिए, आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो प्लेस के हिसाब से भी एडजेक्टिव बन जाएगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। आई वॉन्ट टू ईट सम बॉयल्ड एग, जाड़ा चल रहा है, जाड़े का मौसम है तो आपको एग्स पसंद है, आप दुकान पे जाके क्या कहते हो, भैया उबले हुए अंडे दे दीजिए, कभी ये कहते हो उबलते हुए अंडे दे दीजिए, यानी आप ये मान रहे हो अंडे उसके उबले हुए रखे वो तुम्हें खिला दे। तो बॉयल्ड में ईडी लगाया ना, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एक्स क्या है, नाउन है। तो छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझनी है, बेसिक से समझनी है। तो किसी भी चैप्टर को समझने से पहले, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें आपके माइंड में रहेंगी तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो आपने देखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे एडजेक्टिव बनती है, आपने देखा वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे एडजेक्टिव बनती है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है तो कंटिन्यूअस बनती है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है तो डिरेंड या नाउन बनती है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन की क्वालिटी बताए, प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, तो एडजेक्टिव बनती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। जब वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बने तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए अगला फैक्ट देख लें, नाउन का प्रेपोजिशन से क्या रिलेशन है। आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, नाउन का प्रेपोजिशन से क्या रिलेशन है। तो देखिए छोड़िए प्रेपोजिशन क्या होता है, ये सब तो मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो, मैं बेसिक से सवाल आपसे पूछूं, प्रेपोजिशन की पिक्चर है आपके माइंड में, कैसे होते हैं देखिए, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ऑफ, लगभग 35 से 40 होते हैं इस तरह के, इन, ऑन, एट, ऑफ, बाय, बिटवीन, अमंग, है ना, ओवर, बिलो, है ना, थ्रू, अक्रॉस, लगभग 35 से 40 पढ़ने हैं आपको। क्या रूल्स होते हैं सब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में प्रेपोजिशन पढ़ाए क्यों जाते हैं आप ये बताइए खाली हमको, क्यों पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपने देखा आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए बने, जैसे आपने देखा एडजेक्टिव का जीना मरना सिर्फ नाउन के लिए, ऐसे ही बच्चों याद रखिएगा, इन, ऑन, एट और ऑफ के बाद सोचिए कोई चीज, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप कोई भी चीज सोच लीजिए बेटा, मैं कह रहा हूं ना मानिएगा, आप लोग खुद टीचर बनने जा रहे हो, खुद ऑफिसर बनने जा रहे हो। आप बताइए क्या इन, ऑन, एट, ऑफ के बाद आप सोचिए, जहां जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और सोचिएगा, इन, ऑन, एट के बाद दुनिया की कोई ऐसी चीज बोलो जो नाउन या प्रोनाउन ना हो, सोचिएगा। नाउन या प्रोनाउन के अलावा बेटा आप कुछ लिख ही नहीं सकते, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं लिख सकते। इन, ऑन, एट के बाद आप कोई चीज बोलिए सिर्फ नाउन ही प्रोनाउन निकलेगा, सोच लीजिएगा। तो प्रेपोजिशन का मरना भी सिर्फ किसके लिए है, नाउन के लिए है। प्रोनाउन मैं लिख रहा हूं क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, नाउन की जगह आता है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते प्रेपोजिशन के बाद, कुछ भी सोच के देख लीजिएगा बेटा। प्रेपोजिशन अगर इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं तो प्रेपोजिशन पढ़ते समय हमें 2 चैप्टर्स पे ध्यान रखना है, नाउन और प्रोनाउन पर, राइट। ये 2 चीजें हमें पढ़नी है, यानी सब्जेक्ट और उसके वर्ब पर, क्योंकि प्रेपोजिशन कई बार सब्जेक्ट और वर्ब का भी निर्धारण करता है, राइट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि, और इस वीडियो में थोड़ी अपडेटेड चीज बता रहा हूं
कि नाउन और प्रेपोजिशन का ये रिलेशन है कि प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आता है। बस नया रूल, नई चीज ये जान लेना कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का निर्धारण करता है। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी वर्ब आता नहीं है। अगली वाले लेक्चर में हो सकता है मैं लाइव क्लास लूं और कुछ क्वेश्चन के प्लेस वैल्यू आपको समझाऊंगा और आपको बेहतर तरीके से चीजें बताऊंगा, हो सकता है। तो जैसा भी होगा आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये चीज लिख लीजिए, समझ लीजिए, जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। ठीक है, देखिए पहला लिखा हुआ है विनय डिपेंड्स ऑन हिम। क्या बेटा यहां पर आप ही लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे, नॉट ही। अगर आप ही लिखते तो बहुत बुरी तरह गलत हो जाता। आप कहते सर बोलने में ही गलत लग रहा है। तो देखिए हिम क्या है? हिम ही का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? शी लाव्ड एट, क्या दे हो सकता है? क्या बच्चे यहां दे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? देम। देम इज राइट। देम क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। कैन यू सेंड दिस लेटर टू हर टुमारो? देखिए टू प्रेपोजिशन है। क्या टू शी लिख सकते हो? क्या आप ये लेटर भेज सकते हो? टू शी नहीं, टू हर। शी का हर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। शी का हर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। सी सैट अमंग देम, वो बैठी थी किनके? उनके बीच। अमंग देम, अमंग क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद देम लिखा हुआ है, दे नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो देम क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट होता है। वुड यू लाइक टू कम विथ अस? वुड यू लाइक टू देखिए टू क्या है? टू कम यहां इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। विथ प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन के बाद देखिए अज आया है। अज क्या होता है? वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अज। तो देखिए अज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहां तो वी नहीं लिख सकते थे विथ के बाद। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन आता नाउन ही प्रोनाउन है। आप ट्राई कर लीजिएगा, आप कुछ भी और नहीं यूज कर सकते बेटा, सिर्फ और सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही आता है। ये बात आपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लीजिए बेटा, राइट। ताकि आगे की जो यात्रा रहेगी हमारी ग्रामर की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, राइट। याद रखिएगा, ये शुरुआती क्लास में पढ़ाता जरूर हूं क्योंकि इसके ये पढ़ने के बाद बच्चों का माइंड एक सेट हो जाता है हमें पढ़ना कैसे है, कितनी ताकत होती है कॉन्सेप्ट में, ये मैं आपको इसी बैच में दिखा दूंगा। तो अब ये बात क्लियरली अपने माइंड में बैठा लो। पहले कौन सी बात बैठानी है कि नाउन के लिए आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स ए, एन और द, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आते हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो सिर्फ नाउन के लिए आते हैं। एडजेक्टिव आपने देखा, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, सारे एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। यानी एडजेक्टिव का जीना मरना भी नाउन के लिए है। प्रेपोजिशन, चाहे जितने प्रेपोजिशन हो, इनके बाद आएगा नाउन और प्रोनाउन ही, आएगा नाउन और प्रोनाउन ही, याद रखिएगा। बस एक प्रेपोजिशन के साथ खेल ये है कि इसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये बहुत बड़ा काम करेगा जो ऑब्जेक्ट वाली बात मैं बता रहा हूं। देखते ही आंसर निकाल लोगे तुम, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन के बाद आया है, प्रेपोजिशन के बाद आया है तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा ये है। देखिएगा जिस तरह से मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप चुटकियों में आंसर निकाल लोगे गाइस। तो ये पॉइंट थे आज के। तो आज के लेक्चर में आपने जो चीजें जानी कि एडजेक्टिव नाउन का रिलेशन, प्रेपोजिशन नाउन का रिलेशन, वर्ब नाउन का रिलेशन, ये सारी चीजें मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाई। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा गाइस, बहुत एंजॉय किया होगा। और देखिए हर बार की तरह फिर मैं बोल रहा हूं, हर बार की तरह फिर मैं बोल रहा हूं, क्लास को देखने के बाद कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप तुरंत हमसे पूछिएगा, तुरंत हमसे कांटेक्ट करिए, तुरंत हमें व्हाट्सएप करिए, तुरंत हमें मैसेज करिए, राइट, कहीं भी। और नोट्स जरूर बनाइए, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नोट्स प्रॉपर तैयार करिए, राइट। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, ये सब लिखिए। जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं ये सब लिखिए। ऐसे ही मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं जहां की फीस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों बहुत कम फीस में जो आपको एक शानदार मैं जो बैच दे रहा हूं इसका फायदा उठाइए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में हम आप लोगों से मिलते हैं और एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। एक क्लास हम और लेंगे, उसमें और कुछ कॉन्सेप्ट बताने हैं। उसके बाद जो क्लास होगी वो नाउन से मैं स्टार्ट करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर उसके मैं एमसीक्यूज भी आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।